सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे स्वनिधि संवाद। योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। कोरोना संकट से प्रभावित देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से आजीविका से जोड़ने के लिए 1 जून को शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना। संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संयुक्त समिति आज लगातार दूसरे दिन करेगी बैठक। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा चैम्बर में 57, राज्यसभा गैलरियों में 51 और लोकसभा चैम्बर में 136 राज्यसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित परिमल नथवानी लेंगे सदस्यता की शपथ। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने के लिए लगातार उकसावे की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है चीन। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने रखा संयम, तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध भारत। रूस यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। रूस जाने के रास्ते में तेहरान में रुकने के दौरान ईरानी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। और केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर जारी किया एसओपी। स्कूल आकर क्लास करना होगा स्वैच्छिक, खेल गतिविधियों की नहीं होगी इजाजत, ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ आज स्वनिधि संवाद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश के 3 लाभार्थियों से उनके कार्यस्थल से वर्चुअल संवाद करेंगे। कोरोना महामारी से प्रभावित देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से आजीविका से जोड़ने के लिए 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। स्वनिधि संवाद में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थान पर पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के लिए एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रम का प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई है। राज्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4.5 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया है और इनमें 4 लाख से ज्यादा को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने 2,45,000 योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं और इनमें से 1,40,000 आवेदनकर्ताओं को 140 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47% आवेदन मध्य प्रदेश से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर। कोरोना संकट के मद्देनजर मॉनसून सत्र के दौरान कई ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो संसदीय इतिहास में पहली बार हैं। इस सत्र में सभी संभव सावधानी बरतते हुए दोनों सदनों में इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्यसभा में एक रिक्त सीट होने के कारण सांसदों की कुल संख्या 244 है। इस हिसाब से मौजूदा सांसदों को 3 स्थानों पर बैठाने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही कोरोना के मद्देनजर सांसदों को इस तरह की सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। कोरोना संकट के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। दोनों सदनों के चैम्बरों में 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा चैम्बर की क्षमता 250 और लोकसभा चैम्बर की क्षमता 550 सीटों की है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत 6 फीट की शारीरिक दूरी के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा चैम्बरों में सांसदों को दूर दूर बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में उनको कोई निर्धारित सीट या विभाजन संख्या का आवंटन संभव नहीं था, इसलिए सांसदों को एडवाइजरी जारी करके इससे जुड़ी मानक प्रक्रिया यानी एसओपी की जानकारी दी गई है। राज्यसभा के 136 सांसद लोकसभा चैम्बर में बैठेंगे, 57 सांसद राज्यसभा चैम्बर और 51 सांसद उच्च सदन की गैलरियों में बैठेंगे। इस व्यवस्था के साथ हर सीट पर माइक्रोफोन और साउंड कंसोल का प्रबंध है। सांसद अपनी सीट से किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि दलों के नेता या मुख्य सचेतक बोलने वाले सांसदों के नामों की सूचना
किसी डिबेट के आधा घंटा पहले सभापति को देंगे। तीनों स्थानों पर लगे डिस्प्ले स्क्रीन पर सांसद को अपने स्थान से बोलते हुए दर्शाया जाएगा और ये राज्यसभा टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा। क्योंकि राज्यसभा चेंबर, गैलरियों और लोकसभा चेंबर के बीच का ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेटेड है, लिहाजा लोकसभा चेंबर समेत 3 जगहों पर बोलने वाले सांसदों की बात सभी जगहों पर सुनी जा सकेगी। इसके लिए भाषांतरण सुविधा भी उपलब्ध होगी। पीठासीन अधिकारी की अनुमति पर सांसद खड़े होकर बोलने की सामान्य प्रथा की जगह अपनी सीट पर बैठकर बोलेंगे। इससे पहले वो अपना हाथ उठाएंगे ताकि उनकी पहचान सहजता से हो सके। राज्यसभा सचिवालय की ओर से सांसदों से अनुरोध किया गया है कि सत्र के दौरान वो लगातार मास्क पहने रहें, दरवाजों के हैंडल जैसे सामान्य कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को छूने से बचें और अपने पेन अपने साथ रखें और उपयोग करें। संसद भवन परिसर में वो 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग मानक का पालन करें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सैनिटाइजर परिसर के सभी प्रमुख स्थलों पर उपलब्ध कराया गया है। सांसदों से यह भी कहा गया है कि वो बेहद आपात स्थिति को छोड़कर लगातार राजधानी दिल्ली में ही रहें। सत्र के दौरान संसद भवन से सांसदों के निवास तक पहुंचाने के लिए व्यापक एहतियात के साथ वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन सांसदों के अलावा उनका कोई और उपयोग नहीं कर सकेगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित परिमल नथवानी आज उच्च सदन की सदस्यता की शपथ लेंगे। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से सांसद परिमल नथवानी को सुबह 10:30 बजे शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण संसद भवन के कमरा नंबर 30 सभापति चैम्बर में होगा। नथवानी तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। वो 22 जून 2020 को आंध्र प्रदेश से उच्च सदन के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। नथवानी को वाईएसआर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। इससे पहले 2008 और 2014 में परिमल नथवानी झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे। मॉनसून सत्र की गहमा गहमी के बीच संसदीय समितियों का कामकाज लगातार जारी है। आज 2 अहम संसदीय समितियों की बैठक हो रही है। संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संयुक्त समिति आज लगातार दूसरे दिन अपनी बैठक करेगी। वाणिज्य संबंधी समिति भारत में कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने की चुनौतियों और अवसर विषय की पड़ताल कर रही है। 17वीं बैठक में सचिव फार्मास्यूटिकल्स विभाग समिति के समक्ष जमीनी हकीकत रखेंगे। समिति ने कल सीआईआई और फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधियों का विचार जाना था। वहीं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संयुक्त समिति अपनी 12वीं बैठक में पीआईईआर काउंसिल गुरुग्राम के प्रतिनिधियों का विचार जानेगी। कल समिति ने इस मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया था। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उसकी अनुषंगी कंपनियों की संपत्तियों के मौद्रीकरण की अनुमति दे दी है। ये बिक्री अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के जरिए की जाएगी। इससे कंपनी को पहली खेप में 7,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अहम निर्णय लेते हुए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के जरिए संपत्तियों का मौद्रीकरण करने को मंजूरी दे दी। ये पहला मौका होगा जब बिजली क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम अपनी परिसंपत्तियों को इनविट प्रणाली के जरिए मौद्रीकरण करेगा और उससे प्राप्त राशि का नए और निर्माणाधीन पूंजीगत परियोजनाओं में इस्तेमाल करेगा। पावर ग्रिड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक कंपनी है जिसने अपना व्यावसायिक संचालन 1992-93 में शुरू किया था और आज एक महारत्न कंपनी बन चुकी है जो बिजली पारेषण के व्यवसाय में लगी हुई है। भारत जहां एलएसी पर तनाव और किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन तनाव को बढ़ाने के लिए निरंतर उकसावे की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सेना ने किसी भी तरीके से एलएसी का उल्लंघन नहीं किया है और न ही गोलीबारी जैसे किसी आक्रामक साधन का उपयोग किया है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो फिर से नियंत्रण रेखा को पार करने और भारतीय सेना को उकसाने का काम कर रहा है और उल्टा भारत पर शांति भंग करने का आरोप लगा रहा है। भारतीय सेना ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि 7 सितंबर 2020 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। जब उन्हें आगे आने से रोका गया तो उन्होंने डराने के लिए गोलियां चलाई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने पूरा संयम दिखाया और जिम्मेदार तरीके से पेश आए।
इस बीच रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि जहां एक तरफ भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए वचनबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ चीन उकसाने की कार्रवाई करता रहता है। इससे पहले चीन ने भारत पर उकसाने की कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया था। इस पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं लांघा, न ही फायरिंग या कोई और आक्रामक कार्रवाई की। हालांकि पीएलए सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत की अनदेखी करते हुए समझौतों को तोड़ रहा है और आक्रामक चालें चल रहा है। भारतीय सेना शांति बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखेगी। वेस्टर्न थिएटर कमांड का वक्तव्य उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं को गुमराह करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चीन की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 युवक उनके पास हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि चीन की सेना पीएलए ने भारतीय सेना की ओर से हॉटलाइन पर भेजे गए संदेश का जवाब दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि लापता युवक उनके इलाके में पाए गए हैं। युवकों को भारत को सौंपने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर हैं, जहां आज से 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस बैठक में आने वाले एससीओ सम्मेलन क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी सहयोग पर चर्चा होगी, लेकिन उम्मीद है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी बैठक हो। हालांकि भारत ने फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की है। मॉस्को के रास्ते में एस जयशंकर ईरान की राजधानी तेहरान रुके और विदेश मंत्री जावेद जरीफ से मुलाकात की। एक ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। उनका यह दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस की राजधानी की यात्रा करने के महज कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। वहीं रूस ने कहा है कि जब तक भारत और चीन नहीं कहते, वो दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद में दखल नहीं देगा। पत्रकारों के साथ वीडियो लिंक के जरिए हुए संवाद में भारत ने रूस के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि अगर इस विषय पर रूस भारत और चीन से अलग बात करता भी है, तो वो दोनों देशों को मसले के शांतिपूर्ण हल और सह अस्तित्व का रास्ता अख्तियार करने की सलाह देगा। रूस और पाकिस्तान के बीच हथियारों की सप्लाई के मुद्दे पर उपराजदूत बाबुश्किन ने कहा कि रूस भारत के प्रति संवेदनशील है। We do expect a huge and very fruitful bilateral dialogue during the Indian Defense Minister's visit to Russia and his meetings with his Russian counterpart, Mr. Sergei Shoigu, which is, covering all the issues related to the prospects of the military cooperation between our two countries. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हिमालय दिवस के मौके पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन द्वारा किया जा रहा है। इस बार हिमालय दिवस की थीम हिमालय और प्रकृति रखी गई है। दोपहर 3 बजे से राज्यसभा टीवी पर आप कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से स्वेच्छा से नेत्रदान करने की अपील की है। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम करने की अपील की। 35वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के मौके पर कल आयोजित राष्ट्रीय नेत्र रोग विशेषज्ञ सम्मेलन के दौरान उन्होंने नेत्रदान को श्रेष्ठ दान करार दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर हमेशा से ही जोर दिया गया है और मानवता के भले के लिए हमेशा काम किए जाते हैं। ऐसे में नेत्रदान के जरिए किसी के जीवन के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। Ours is a country that believes in Vasudhaiva Kutumbakam, and share and care is the core of our Indian philosophy. Ours is a culture where the kings and sages like Shivi and Dadichi had donated their bodies. These stories may be part of our mythology, but myths are built around the core values. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि शेयर एंड केयर हमारे दर्शन का मूल मंत्र रहा है। नेत्रदान और अंगदान करके किसी को नया जीवन देकर इस मूल मंत्र की राह पर चला जा सकता है। उन्होंने लोगों से, खासकर युवाओं से, अंगदान करने और इसके लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्र में किफायती दर इलाज मुहैया कराने की जरूरत भी बताई।
So I call upon every citizen, especially the youth, to overcome these apprehensions, if any, and pledge to donate their organs. At the same time, we need to improve our medical infrastructure at district level. Time is a critical factor in harvesting the organ from a donor's body and transplanting it. We need to focus on building storage infrastructure. सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों की। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 73,642 रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं, जो महामारी से ठीक होने की सबसे ऊंची दैनिक दर है। देश में अब तक 33 लाख से अधिक रोगियों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 77.65 हो गई है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस समय देश में कोरोना के संक्रमित रोगियों की संख्या 8,83,697 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 33,23,950 हो गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे अधिक स्वस्थ होने के मामले मिले हैं, जो कि 60% हैं। इनमें 5 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। भारत में मृत्यु दर 1.7% है, जो वैश्विक औसत दर 3.28% के मुकाबले काफी कम है। वहीं 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर के आंकड़े 1% से भी कम हैं। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना परीक्षणों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक दैनिक परीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अब तक देश भर में कोविड महामारी के 5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और एक सप्ताह में रोजाना 10 लाख से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि परीक्षणों की संख्या बढ़ी है और इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। भारत में स्वस्थ होने की दर का बढ़ना और मृत्यु दर का कम होना संतोष का विषय है। उन्होंने देश में ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत पर बल दिया जिसमें लोग कोविड-19 परीक्षण कराने से डरे नहीं। उन्होंने कहा कि लक्षणों के दिखाई देने पर भी परीक्षण न कराना उस व्यक्ति और समूची प्रणाली के लिए खतरनाक है। हमें ये भी खबर आती है, पता चलता है कि अगर आपको सिम्टम है, खांसी है, बुखार है, तो अवॉइड भी किया जा रहा है। अब तो इतनी टेस्टिंग है कि टेस्टिंग सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट में भी किसी हद तक रेडिली अवेलेबल है। लेकिन कहीं कहीं जब ये सुनने में आता है कि तकलीफ है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग को अपने सिम्टम होने के बावजूद हम अगर नहीं कराएंगे, ये आपके लिए डेंजरस है और सिस्टम के लिए भी डेंजरस है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हैं आप, तो आप अपने परिवार के लिए भी मुश्किलात कर सकते हो, समाज के लिए भी कर सकते हो जिनको मिल रहे हो, तो हमारे दोनों तरफ से हमें बहुत नुकसान होता है।
केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की कक्षाएं चालू करने की छूट दे दी है। हालांकि इसके लिए कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिनका पालन किए बिना स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनमें सबसे अहम अभिभावकों की लिखित सहमति लेने की रहेगी। एसओपी के मुताबिक जहां स्कूलों को हर कक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित कराना होगा, वहीं शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के दूसरे स्टाफ के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए जमीन पर जगह 6-6 फीट दूरी पर मार्किंग की जाएगी। स्कूल परिसर में छात्रों के आपस में कॉपी किताब या पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल आदि चीजें शेयर करने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्टाफ को लगातार हाथ धोने, फेस मास्क पहनना होगा। स्कूल प्रबंधन को इधर उधर थूके जाने की भी निगरानी करानी होगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा आयोजित नहीं की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को अपने यहाँ थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल में प्रवेश से पहले पूरे स्टाफ और बच्चों की थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल मापने की व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अब कोई भी कोविड-19 का टेस्ट करा सकता है और इसके लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी नहीं है। अब लोग बिना डॉक्टर के पर्चे की स्वेच्छा से भी कोविड-19 की RT-PCR जांच करा सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अब कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों को सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा और आराम से उनकी जांच हो सकेगी। इससे पहले डॉक्टर का पर्चा जांच के लिए अनिवार्य था। वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 2,74,53,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 8,94,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 63,25,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 1,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 41,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 1,26,000 से ज्यादा मौत दर्ज की गई हैं। रूस में भी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैला है। वहां अब तक 10,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीक सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस वजह से ही पहले ही सौर ऊर्जा की कीमत में उल्लेखनीय कमी आई है। लागत में और कमी अक्षय ऊर्जा के उपयोग और विस्तार को बढ़ावा प्रदान करेगी। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत में दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है और इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाया है और सौर क्षमता को 13 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। विश्व स्तर पर भारत अब अक्षय ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो 2022 तक बिजली उत्पादन 220 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए आश्वस्त है। This alliance had been set up to generate a global dialogue on solar energy, particularly in solar-rich nations that do not possess the resources to utilize it. The objective of the alliance was to pool together the resources and the demand for solar technology as well as finance. The membership of the International Solar Alliance has now been opened up for all the member countries of the United Nations. I strongly urge all nations to join this critical initiative to protect our Mother Earth and scale up the utilization of solar energy as a tool against climate change. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होंगे। ISA द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, IOCL, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, HPCL और गेल इंडिया लिमिटेड ISA के कॉर्पस फंड में योगदान देंगे। उन्होंने कहा है कि भारत तेल और गैस कंपनियां इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन काल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये कंपनियां नवीकरणीय और जैव ईंधन जैसे हरित ऊर्जा निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। सरकार इस सौर प्रणाली में बदलाव में भागीदार बनने के लिए उद्योग जगत के साथ साथ तेल और गैस कंपनियों को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अब तक लगभग 42 करोड़ गरीब लोगों को 68,820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। पैकेज के तेजी से कार्यान्वयन की केंद्र और राज्य सरकारें लगातार निगरानी कर रही हैं।
पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान देने का ऐलान किया है। वहीं रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 4 सितंबर तक 8,09,000 से ज्यादा कार्य दिवस सृजित किए हैं। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना में रेलवे ने श्रमिकों को 1,631 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। रेलवे का यह अभियान बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 116 जिलों में चल रहा है, जिसकी निगरानी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीने के दौरान 35,445 करोड़ रुपए के 94.41 लाख भविष्य निधि दावों का निपटारा किया है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान ईपीएफओ ने पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 32% अधिक दावों का निपटारा किया। बात खास शख्सियत की। अपने नाटकों, कहानियों, लेखों से हिंदी को समृद्ध करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की आज जयंती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। 9 सितंबर 1850 को काशी में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी में ये आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से बताया जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में इन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। एक उदाहरण, अपने सुख को होम करके उठो, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उनको बांध बांध कर कैद करो। जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में इनकी रचनाएं मिलती हैं। इन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता का समावेश करके इन्होंने आधुनिक काल के अनुरूप बनाया। आधुनिक हिंदी के विकास में इनका योगदान अभूतपूर्व है। 6 जनवरी 1885 को जब इनका देहांत हुआ, तब इतनी अल्प आयु में ही ये हिंदी के तमाम कार्य कर चुके थे, जिसके प्रति साहित्य जगत इनका सदा आभारी रहेगा। हिंदी भाषा की उन्नति इनका मूल मंत्र था। निज भाषा उन्नति लहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे, ना हिये को शूल। सैयद मोहम्मद इरफान, राज्यसभा टीवी। दुनिया में मिल्कमैन के नाम से मशहूर और भारत की दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की आज पुण्यतिथि है। श्वेत क्रांति के जरिए लाखों किसानों की जिंदगी संवारने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को मद्रास में हुआ था। उन्होंने 1948 में अमेरिका के मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उसके बाद वो भारत आ गए। कुरियन KDCA MPUL के मैनेजर बने, जो आज अमूल के नाम से मशहूर है। उन्होंने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की और 34 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। कुरियन को पद्मश्री, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, कृषि रत्न और कार्नेगी वॉटलर विश्व शांति पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। और इसी के साथ सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।